स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अब स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में ऐड करने। इसमें एक तो हम बात करेंगे, देखो द आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखो इस केस में अगर हम बात करें तो इस आइसोमेरिज्म का रीजन क्या है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल में एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट हमें फ्री रोटेशन मिलता है, और इसी फ्री रोटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ध्यान देना, दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू फ्री रोटेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इसका रीजन क्या है, फ्री रोटेशन अबाउट बॉन्ड। और एक बात और समझ लेना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। आप याद करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। याद करें, जीआई में हमने डिस्कस किया है, अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम विल बी फ्री। तो यहां पर हम फ्री रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और रोटेशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा ये रहेगा डिस्कशन में, ड्यू टू फ्री रोटेशन अ मॉलिक्यूल हैज सेवरल टेम्पररी 3D अरेंजमेंट्स। ड्यू टू फ्री रोटेशन द मॉलिक्यूल हैज सेवरल टेम्पररी 3D अरेंजमेंट्स। देखो फ्री रोटेशन की वजह से हमें मॉलिक्यूल के डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं टेम्पररी अरेंजमेंट्स, क्योंकि अगर ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमें फ्री रोटेशन की वजह से मिले हैं तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि एक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट में और दूसरा पहले अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर फ्री रोटेशन से अरेंजमेंट्स बन रहे हैं तो दे विल बी इंटरकन्वर्टेबल। सिंस दीज आर इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड टेम्पररी अरेंजमेंट्स। सो ड्यू टू फ्री रोटेशन द मॉलिक्यूल हैज टेम्पररी 3D अरेंजमेंट्स, and these temporary 3D arrangements which are interconvertible at room temperature are called conformers, or these are called rotamers. Conformational isomerism में आइसोमर्स को हम कहते हैं conformers, और क्योंकि conformational isomerism को rotational isomerism भी कहा जाता है, इसलिए isomers are also called rotamers. तो conformers and rotamers, that is isomers in conformational isomerism, or you can say रोटेशनल आइसोमेरिज्म। एक पॉइंट हमारा ये भी रहेगा इस पर डिस्कशन में, अ मॉलिक्यूल व्हिच कैन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैन हैव इनफाइनाइट कन्फर्मर्स। आप ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो उसके लिए पॉसिबल कन्फर्मर्स कितने होंगे? आंसर है इनफाइनाइट कन्फर्मर्स। अ मॉलिक्यूल व्हिच कैन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हैज इनफाइनाइट कन्फर्मर्स व्हिच आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। आप ध्यान देना, अगर एक कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, ध्यान देना, उसके लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे। जो उसके लिए पॉसिबल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे। और उन्हीं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को फिर हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेन्स। देयर स्टेबिलिटी इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेन्स, और उसमें हम 3 स्ट्रेन्स की बात करेंगे। वन ऑफ द स्ट्रेन इज स्टेरिक स्ट्रेन, सेकेंड इज टॉर्शनल स्ट्रेन, एंड थर्ड इज एंगल स्ट्रेन। देखो स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्टेरिक स्ट्रेन मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी एक्सप्लेन किया था। स्टेरिक स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन यूनिट्स। आप कह सकते हैं रिपल्शन बिटवीन यूनिट्स, या फिर आप कह सकते हैं रिपल्शन बिटवीन एटम्स, क्योंकि यूनिट क्या है? यूनिट मे बी एन एटम और इट मे बी ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन इंड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। ये हमने पहले डिटेल में बात भी की है। और स्टेरिक स्ट्रेन की वजह का रीजन अगर हम कह रहे हैं कि इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन यूनिट्स, तो इसकी डिपेंडेंसी किस बात पर रहेगी? फिर तो ये डिपेंड करेगा यूनिट्स की साइज और यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस पर।
यूनिट्स जितना बड़ी होंगी, बल्कि यूनिट्स होंगी, या आप कह सकते हैं यूनिट में जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उन यूनिट्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शन उतना ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यूनिट्स जितना क्लोज होंगी उनके बीच में रिपल्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ यूनिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन यूनिट्स। सेकेंड हम बात करेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टॉर्शनल स्ट्रेन का जो रीजन है वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। और एंगल स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो इट इज ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में अगर हमें डेविएशन मिलता है, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन है। अब आप सोचिए मॉलिक्यूल में अगर sp3 कार्बन है तो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो हम कह सकते हैं भाई sp3 कार्बन अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एंगल वहां पर मेंटेन होना चाहिए दैट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की हम बात करते हैं। अब आप सोचिए अगर मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन है और वहां पर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन द रिक्वायर्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, और मान लेते हैं कि हमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम या ज्यादा मिला, तो दोनों ही केस में स्ट्रेन आएगा, दोनों ही केस में स्ट्रेन इंड्यूस होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। सो एंगल स्ट्रेन इज ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की वजह से जो डेविएशन, बॉन्ड एंगल डेविएशन की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसी को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। अब आप देखो, अभी हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो डिस्कस करेंगे वो मेनली मैं बात करूंगा ओपन चेन कंपाउंड्स में। साइक्लिक कंपाउंड में भी हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आगे डिस्कस करूंगा, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। साइक्लोहेक्सेन इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, वो सब कन्फर्मर्स होते हैं। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड के कन्फर्मर्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ओपन चेन कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहा हूँ। और ओपन चेन कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमें मेनली दो स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि एंगल स्ट्रेन की जो हम बात करते हैं वो यूजुअली हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो अभी क्योंकि मैं ओपन चेन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें हमारे पास दो स्ट्रेन हमें काम में आने वाली है, एक तो स्टेरिक स्ट्रेन और एक टॉर्शनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन का डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और उसी से फिर हमें कंसेप्ट समझ में आएगा। इसलिए स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुनिएगा इस बात को। Suppose these are two atoms X and Y which are bonded with each other, and now या फिर चलो ऐसा करते हैं एक्स वाई की जगह मैं डायरेक्ट कार्बन एटम्स ले लेता हूं। These two carbon atoms are bonded with each other, and now suppose one of the unit on this carbon is A and one of the unit on this carbon is suppose B. These are two carbon atoms C1 and C2 which are bonded with each other, and suppose one of the unit on C1 carbon is A and one of the unit on C2 carbon is suppose B. और अब आप ध्यान देना, देखो C1 कार्बन पर जो यूनिट A है, यूनिट का मतलब समझ रहे ना, यूनिट का मतलब इट में बी एन एटम और इट में बी ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे मान लो यहाँ पर A H हो सकता है या कोई भी एटम हो सकता है, इट में बी लाइक हेलोजन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे मिथाइल ग्रुप हो जाए तो मिथाइल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स उसी को हम बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर एक यूनिट A हमने कंसिडर की है और मान लेते हैं B पर एक यूनिट C1 कार्बन पर यूनिट A है और C2 कार्बन पर मान लेते हैं यूनिट B है। अब आप ध्यान देना, देखो इन यूनिट्स A और B, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इन यूनिट्स A और B, इन दोनों यूनिट्स के बीच में जो रिपल्शन होगा, इन दोनों यूनिट्स के बीच में जो रिपल्शन होगा, दिस रिपल्शन विल इंड्यूस स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल एंड दैट इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। याद करें हमने डिस्कस किया, रिपल्शन बिटवीन यूनिट्स इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। सो यूनिट्स A and B, repulsion between these two units will induce steric strain in the molecule. इनके बीच में रिपल्शन से जो स्ट्रेन इंड्यूस होगा दैट विल बी SS, स्टेरिक स्ट्रेन।
और अब आप ध्यान देना, देखो C1A की अगर बात की जाए तो C1A का ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई, इन C1 और A के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हमने शो किया है। क्या मैं कह सकता हूं अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, वो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ऐसे ही C2B, इस C2B बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर हम बात करें तो अब आप ध्यान देना, repulsion between these bonded pair of electron clouds, repulsion between these bonded pair of electron clouds will induce strain in the molecule and that is called torsional strain. इसी को कहा जाता है torsional strain. So this is torsional strain and this is steric strain. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन में डिफरेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। रिपल्शन बिटवीन यूनिट्स विल इंड्यूस स्टेरिक स्ट्रेन एंड रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इजी वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो दो बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन है, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो दो बॉन्ड्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दो बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन इंड्यूस होता है, उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो दो तरह के स्ट्रेन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। एंगल स्ट्रेन की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन हमें साइक्लिक कंपाउंड्स में मोस्टली मिलता है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में जब हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो वहां पर एंगल स्ट्रेन की एप्लीकेशन और कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दो स्ट्रेन के बारे में बता रहा हूं, स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन। शायद ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो स्टेरिक स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो स्टेरिक स्ट्रेन किस बात पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो हम बात कर सकते हैं साइज ऑफ ए एंड बी। देखो ये यूनिट्स जितना बल्कि होंगी, इनके बीच में आप कह सकते हैं रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं अगर दोनों यूनिट्स ए और बी हाइड्रोजन्स हो, ए इज एच एंड बी इज ऑल्सो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हम कह सकते हैं बहुत कम होगा। इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया है कि इफ टू रिपेलिंग यूनिट्स, आउट ऑफ टू रिपेलिंग यूनिट्स, इफ वन ऑफ द यूनिट इज हाइड्रोजन, whatever is the second unit, steric repulsion between units is considered to be negligible. ठीक है, देखो जीरो तो नहीं कह सकते, steric repulsion होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में steric repulsion जो है वो negligible माना जाता है। चलो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्शन है, अगर मैं उस रिपल्शन की वजह से इंड्यूस होने वाले स्ट्रेन को रेफरेंस मान लूँ, तो अगर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप हुआ तो रेफरेंस के कंपेरिजन में अब स्ट्रेन बढ़ जाएगा। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप है तो रिपल्शन और बढ़ेगा। वन मिथाइल वन इथाइल ग्रुप हुआ तो रिपल्शन और बढ़ेगा। दोनों इथाइल ग्रुप हुए तो रिपल्शन और बढ़ेगा। मतलब यूनिट्स जितना बल्कि होंगी उनके बीच में रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है। और स्टेरिक स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एंड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी आप कह सकते हैं यूनिट्स के बीच में रिपल्शन उतना कम होगा, और डिस्टेंस जितनी कम होगी रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो स्टेरिक स्ट्रेन विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, साइज ऑफ यूनिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन यूनिट्स, राइट। टॉर्शनल स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, दो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन है। अब बॉन्ड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है भाई, अ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है। तो क्वेश्चन है फिर टॉर्शनल स्ट्रेन क्या फिक्स रहेगा? नो, एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस पर। दो बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, टीएस आपको उतना ज्यादा मिलेगा, और बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टीएस उतना कम हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, देखो मान लो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में यूनिट्स ए और बी को फिक्स कर दूं, मैंने यूनिट्स ए और बी फिक्स कर दिए, तो क्वेश्चन है अगर मैं यहां पर यूनिट्स ए और बी को फिक्स कर दूं तो क्या इस मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन फिक्स हो जाएगा या वेरिएबल रहेगा? मेरा पॉइंट समझ लेना। अगर मैं इस कंपाउंड में यूनिट्स ए और बी को फिक्स कर दूं तो आफ्टर फिक्सिंग द यूनिट्स ए एंड बी, व्हाट अबाउट द स्टेरिक स्ट्रेन? नाउ इज इट फिक्स्ड और स्टिल वेरिएबल? तो ध्यान देना, अगर हम यहां पर यूनिट्स ए और बी को फिक्स कर दें फिर भी यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन में चेंज पॉसिबल है। क्वेश्चन है कैसे चेंज पॉसिबल है? हमने तो ए और बी को फिक्स कर दिया। देखो ए और बी को फिक्स कर दिया मतलब यूनिट्स की साइज तो हमने फिक्स कर दी है, लेकिन यूनिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें तो यहां पर वेरिएशन हो सकता है ना।
यूनिट्स ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें तो यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है ना। क्वेश्चन है वेरिएशन कैसे होगा? वेरिएशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि C1 एंड C2 कार्बन आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर C1 और C2 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, और अगर ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है तो फिर तो हम कह सकते हैं रोटेशन ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 और रोटेशन ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1 इज फ्री। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इस मॉलिक्यूल में C1 C2 बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है। और आप सोचिए अगर ये रोटेशन फ्री है तो जैसे ही एक कार्बन दूसरे कार्बन के अबाउट रोटेट होगा, ध्यान देना, जैसे मैं C1 को स्टेशनरी मान लूं और इसके रिस्पेक्ट में C2 का अगर मैं रोटेशन कंसीडर करूं, क्योंकि जब भी हम फ्री रोटेशन की बात करते हैं तो आउट ऑफ टू एटम्स वन ऑफ द एटम, एनी वन ऑफ द एटम इज कंसीडर टू बी स्टेशनरी। तो मान लेते हैं मैंने C1 को स्टेशनरी मान लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे ही C2 रोटेट होगा तो हम कह सकते हैं यूनिट्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस में चेंज आएगा, और डिस्टेंस में अगर चेंज आएगा तो फिर तो डेफिनेटली स्टेरिक स्ट्रेन में भी चेंज आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और क्या मैं कह सकता हूं अगर यहां पर रोटेशन फ्री है तो फिर तो टीएस टॉर्शनल स्ट्रेन में भी वेरिएशन पॉसिबल है, क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन इज रिपल्शन, इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड्स। तो फिर तो हम कह सकते हैं इन दो बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस में भी चेंज आएगा, क्योंकि C1 का C2 के अबाउट या C2 का C1 के अबाउट रोटेशन फ्री है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में TS और SS दोनों वेरिएबल हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए ऐसा करते हैं, बात करते हैं इसमें, ये चेक करते हैं कि किस कंडीशन में TS और SS हमें मैक्सिमम मिलेगा और किस कंडीशन में TS और SS हमें मिनिमम मिलेगा। समझते हैं इस बात को। देखो ये आपके पास कंडीशन है, दिस इज सपोज C1 कार्बन विद द यूनिट A एंड दिस इज सपोज C2 कार्बन विद द यूनिट B। ये आपके पास C1 C2 कार्बन है, यहां पर ये यूनिट A कंसीडर किए और यहां पर यूनिट B कंसीडर किए। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, यूनिट A और यूनिट B, इन यूनिट्स के बीच में जो रिपल्शन होगा उस रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन इंड्यूस होगा दैट विल बी स्टेरिक स्ट्रेन। और ये जो C1A, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इस बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन इंड्यूस होगा उसे हमने क्या नेम दिया है? टॉर्शनल स्ट्रेन, TS। ये तो बात हो गई SS और TS की। अब जरा देखो, जैसा कि हम बात करें कि C1 एंड C2 आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, सो रोटेशन ऑफ वन कार्बन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार्बन इज फ्री। अब ऐसे में आप सोचिए अगर ये रोटेशन फ्री है, जैसे मान लेते हैं कि C1 कार्बन C2 कार्बन के अबाउट रोटेट हो रहा है, C2 को मैंने स्टेशनरी मान लिया है, तो जैसे ही C1 कार्बन C2 कार्बन के अबाउट रोटेट होगा, क्या मैं कह सकता हूं A और B यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होगी, और A और B यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो फिर स्टेरिक स्ट्रेन में चेंज आएगा। और इसी तरह से जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में भी डिस्टेंस चेंज हो गई, और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो उससे TS में चेंज आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में SS और TS मैक्सिमम होंगे और किस कंडीशन में SS और TS मिनिमम होंगे। चलो ये चेक करते हैं। चलो इसके लिए ऐसा करते हैं, मैं एक इनिशियल कंडीशन ले रहा हूं जिसमें ऐसा मान लेते हैं द यूनिट A इज ओवरलैपिंग द यूनिट B, दिस इज C1 कार्बन, दिस इज C2 कार्बन, यूनिट ऑन C1 कार्बन इज A एंड यूनिट ऑन C2 कार्बन इज B। और ऐसा मान लेते हैं कि आप अगर ऑब्जर्वर हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं यूनिट A इज ओवरलैपिंग यूनिट B, क्योंकि A के एग्जैक्टली बैक साइड में, A के एग्जैक्टली रेयर साइड में यहाँ पर यूनिट B प्रेजेंट है, तो यूनिट A जो है यूनिट B को ओवरलैप कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? और अब इस केस में ध्यान देना, नाउ इन दिस केस whatever is the distance between A and B and whatever is the distance between bonds, दोनों bonds के बीच में जो भी डिस्टेंस है और दोनों यूनिट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, whatever is the distance between units A and B and whatever is the distance between two bonds। अब जरा ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पर C1 कार्बन C2 के अबाउट रोटेट होगा, ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पर C1 कार्बन C2 के अबाउट रोटेट होगा, मेरा क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन A and B, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग?
आंसर है इंक्रीजिंग। क्या मैं कह सकता हूं जब ये ओवरलैपिंग कंडीशन होगी उस केस में हम कह सकते हैं दोनों यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी और दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस भी मिनिमम होगी। और जैसे ही यहां पर रोटेशन होगा क्या मैं कह सकता हूं द यूनिट ए इज मूविंग अवे फ्रॉम बी, तो ए और बी के बीच में यूनिट्स में डिस्टेंस बढ़ेगी और इसी तरह से दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ेगी। तो फिर तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो यूनिट्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब ए और बी के बीच में रिपल्शन कम होगा और रिपल्शन अगर कम होगा तो एसएस कम हो जाएगा। और इसी तरह से दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस अगर कम होगी, ध्यान देना, दोनों बॉन्ड्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी तो फिर तो दोनों बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन कम होगा और रिपल्शन अगर कम होगा तो फिर तो टीएस कम हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं सिंस द यूनिट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग ईच अदर सो डिस्टेंस बिटवीन यूनिट्स ए एंड बी इज मिनिमम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्ड्स इज ऑल्सो मिनिमम। और यहां पर अगर डिस्टेंसेस मिनिमम है तो इस स्टेज में, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल में एसएस और टीएस मैक्सिमम होंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए ऐसा करते हैं, यहां से इसको रोटेट करना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये फ्री रोटेशन है, ठीक है, ये फ्री रोटेशन है। हमने यहां पर कहा कि रोटेशन फ्री है, तो अब ऐसा करते हैं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं और आपको मुझे बताना है, आपको इनफैक्ट मुझे उस जगह पर पॉज कर देना है, स्टॉप कर देना है जहां पर यूनिट्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। वहां पर आप मुझे पॉज कर देंगे, वहां पर आप मुझे रोक देंगे। मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी हमने कहा कि ओवरलैपिंग कंडीशन में डिस्टेंसेस मिनिमम है, मिनिमम कम से कम डिस्टेंस है। और अब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको मुझे वहां पर स्टॉप कर देना है, पॉज कर देना है जहां पर ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। चलिए मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। स्टॉप। चलिए आपने मुझे यहां पर रोक दिया। क्या मैं कह सकता हूं यस, ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन होगी जहां पर हम कह सकते हैं कि यूनिट्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है और दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, राइट। और डिस्टेंसेस अगर मैक्सिमम है तो यहां पर हम कह सकते हैं रिपल्शंस मिनिमम होंगे, मतलब एसएस और टीएस मिनिमम होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे मैं इसको फर्दर रोटेट करूंगा तो अगेन यूनिट ए एंड बी, यूनिट ए विल कम क्लोज टू बी, वापस ए बी के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वो कंडीशन है जहां पर यूनिट्स और बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो फिर तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में एसएस और टीएस मिनिमम होंगे। और जब ओवरलैपिंग कंडीशन थी तो वहां पर हमने कहा कि डिस्टेंसेस आर मिनिमम सो एसएस एंड टीएस आर मैक्सिमम। अब क्या मैं कह सकता हूं कि जब स्ट्रेन हाई होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी और जब स्ट्रेन कम होंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? तो एसएस और टीएस क्या होते हैं ये समझ में आया। और क्या मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूल में क्योंकि रोटेशन फ्री है तो फिर तो यहां पर एसएस और टीएस वेरिएबल है। और एसएस और टीएस अगर वेरिएबल है, भाई रोटेशन अगर फ्री है तो रोटेशन के साथ साथ एसएस और टीएस में चेंज आएगा। तो हमने कहा दो एक्सट्रीम कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि इस केस में एसएस और टीएस मैक्सिमम होगा और इस केस में एसएस और टीएस मिनिमम होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए अब एसएस और टीएस मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसके बेसिस पर इस मॉलिक्यूल की मैंने आपको स्टेबिलिटी में एक्सप्लेन की कि किस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी और किस कंडीशन में हमें इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम मिलेगी। क्वेश्चन है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में इस स्ट्रेन की बात क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, जरा इस बात को समझना, इस पॉइंट को समझना। आप ध्यान देना, हमने यहां पर बात की है, पहला पॉइंट मैं आपको इसमें ये लिख पा रहा हूं, द आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू फ्री रोटेशन of one atom with respect to second atom, and that is the reason why the isomerism is also called rotational isomerism। चलिए इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इथेन मॉलिक्यूल से। सुनिएगा इस बात को अच्छे से।
ये हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल है। मैं इथेन मॉलिक्यूल से ही आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करना हूं। आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं, सिंस इन इथेन मॉलिक्यूल C1 and C2 कार्बन एटम्स, मैंने इसे C1 मार्क किया है, इसे C2 कार्बन मार्क किया है। C1 and C2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, सो रोटेशन ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 और यू कैन से C2 विद रिस्पेक्ट टू C1 इज फ्री। यहां पर हम बात कर सकते हैं रोटेशन फ्री है। अब आप सोचिए, अगर यहां पर रोटेशन फ्री है तो जैसे ही C1 C2 के अबाउट, या मान लेते हैं C2 कार्बन C1 के अबाउट रोटेट होगा, क्या मैं कह सकता हूं रोटेशन के साथ साथ मान लेते हैं C2 कार्बन अगर रोटेट हुआ तो इसके जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो हाइड्रोजन्स भी रोटेट होंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये इथेन मॉलिक्यूल है, दिस इज C1 कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स एंड दिस इज C2 कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स। अब आप देखो, जैसे ही ये C2 कार्बन यहां पर रोटेट होगा, इस रोटेशन के साथ साथ इसके 3 हाइड्रोजन्स भी रोटेट होंगे। और क्या मैं कह सकता हूं, जैसे ही ये हाइड्रोजन रोटेट होंगे, जैसे ही ये हाइड्रोजन्स रोटेट होंगे, इन हाइड्रोजन्स का इन 3 हाइड्रोजन्स के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। आप देखिए, मान लो ये कंडीशन आपके पास है। अब देखो, दिस इज C1 कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स एंड दिस इज C2 कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स। अगर मैं एक कंडीशन ये ले लूं जिसमें फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन्स, ध्यान देना, ये फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन अगर बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, ये अगर मैं इसका एक अरेंजमेंट कंसिडर करूं जिसमें फ्रंट साइड 3 हाइड्रोजन्स आर ओवरलैपिंग रियर साइड 3 हाइड्रोजन्स, तो आप देखो जैसे ही यहां पर रोटेशन होगा, क्या मैं कह सकता हूं, अब फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन्स का बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन्स के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो चेंज हो चुका है। और अब आप ध्यान देना, ये अगर रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हुआ तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ही यहां पर रोटेशन होगा, आई विल गेट अ मॉलिक्यूल विद न्यू अरेंजमेंट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब आप ध्यान देना, इसका मतलब अगर मैं इथेन के ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करूं, सुनिएगा इस बात को, अगर मैं इथेन के ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करूं जिसमें एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन्स का अरेंजमेंट ये है, जहां पर हमने कहा फ्रंट साइड 3 हाइड्रोजन्स आर ओवरलैपिंग रियर साइड 3 हाइड्रोजन्स, फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल मैं वो ले रहा हूं जिसमें रोटेशन के बाद में अब ये सिचुएशन हमारे सामने है कि फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे 2 इथेन मॉलिक्यूल को मैं आपस में कंपेयर करूं तो बता सकते हैं व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, सेम और डिफरेंट। हम कह सकते हैं जब ये भी इथेन मॉलिक्यूल है और ये भी अगर इथेन मॉलिक्यूल है तो दोनों C2H6 हैं, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। व्हाट अबाउट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी, तो क्या इस रोटेशन से एटम्स की कनेक्टिविटी में कोई चेंज आया क्या? नो, जो एटम जिस एटम से कनेक्टेड है वो कनेक्टेड तो सेम ही है ना, उस कनेक्टिविटी में तो चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस इथेन मॉलिक्यूल में जिसमें फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं और दूसरा जो मुझे रोटेशन से मिला, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। एंड नाउ व्हाट अबाउट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट तो चेंज है, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला तो डिफरेंट है, क्योंकि आप देखो इन 3 हाइड्रोजन्स का बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, चलो ऐसा करते हैं, मैंने कहा स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। यहां पर सिस्टम क्या होगा, याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस्टम क्या होता है, अ सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर सिस्टम क्या होगा, अ सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन इज फ्री, मतलब C1 C2। आप कह सकते हैं C1 C2 यहां पर एक सिस्टम है जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट रोटेशन फ्री है। तो इस सिस्टम के अबाउट यहां पर ये जो 6 हाइड्रोजन्स का रिलेटिव अरेंजमेंट है, जिसमें मैंने कहा फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, और अब मैं दूसरे मॉलिक्यूल में कह रहा हूं कि रोटेशन के बाद में मुझे मॉलिक्यूल ऐसा मिला, तो इस मॉलिक्यूल में अब सिस्टम के अबाउट जो रिलेटिव अरेंजमेंट है 6 हाइड्रोजन्स का, उसमें चेंज है। तो फिर तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स इज सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स इज सेम, बट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ दीज 2 कंपाउंड इज डिफरेंट। और याद करो, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्टीरियोआइसमर्स। ऐसे आइसमर्स को ही तो स्टीरियोआइसमर्स कहते हैं ना। अब मुझे बताओ, ये जो हमें डिफरेंट अरेंजमेंट मिले, ये जो हमें डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मिले, वो किसकी वजह से मिले? फ्री रोटेशन की वजह से। आप सोचिए, ये कार्बन इस कार्बन के अबाउट रोटेट हुआ,
तभी तो अरेंजमेंट चेंज हुआ। और फ्री रोटेशन की वजह से जब आपको टू डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला वाले मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इन्हीं स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या फिर रोटेशनल आइसोमर्स। क्या पॉइंट समझ में आया? दीज आर कॉल्ड कन्फर्मर्स और रोटामर्स। आया पॉइंट समझ में? तो आप देखो, जैसे ही फ्रंट एक कार्बन दूसरे कार्बन के अबाउट रोटेट होगा, हम कह सकते हैं रोटेशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला विल गेट चेंज्ड। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे ही रोटेशन होगा फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन का बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। और अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब स्टीरियो आइसोमर चेंज, और स्टीरियो आइसोमर चेंज तो मतलब मैं कह सकता हूं ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को अगर आप रिलेट करें आइसोमरिज्म के रिस्पेक्ट में तो मैं कह सकता हूं दीज कंपाउंड्स आर हैविंग। समझ में आ रहा है ना कौन से दो कंपाउंड्स? एक तो ईथेन का वो मॉलिक्यूल मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसमें फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, और एक वो मॉलिक्यूल, एक अलग से वो मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं जिसमें मुझे थोड़ा सा रोटेशन के बाद में ये अरेंजमेंट मिल रहा है। और इन टू ईथेन मॉलिक्यूल को अगर मैं रिलेट करूं तो मैं कह सकता हूं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक में हाइड्रोजन्स ओवरलैपिंग कंडीशन में, दूसरे में हाइड्रोजन्स नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में, मतलब इन दोनों का स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, different stereochemical formula are called stereoisomers. So these two compounds are stereoisomers. और stereoisomerism में अगर आपको isomers free rotation की वजह से मिले तो these are called rotational isomers और conformational isomers. क्या पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह से हम ईथेन में conformational isomerism की बात करते हैं। अब एक बात ध्यान देना, मैंने कहा भाई जैसे ही रोटेशन होगा हमें एक नया अरेंजमेंट मिलेगा। क्वेश्चन है ये रोटेशन कितने एंगल से होना चाहिए? किसी भी एंगल से करो। एक बात सोचिए, मैं अगर C1 कार्बन का C2 के अबाउट ओनली 1 डिग्री अरेंजमेंट 1 डिग्री रोटेशन कंसिडर कर रहा हूं, केवल 1 डिग्री। आप सोचिए अगर ये 1 डिग्री भी रोटेट हुआ तो फ्रंट वाले हाइड्रोजन का बैक साइड वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अरेंजमेंट तो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही चेंज होगा आपको एक नया अरेंजमेंट मिलेगा, और उसी न्यू अरेंजमेंट को हम एक न्यू स्टीरियो आइसोमर कहेंगे, एक न्यू कन्फर्मेशनल आइसोमर कहेंगे, एक न्यू कन्फर्मर कहेंगे, या न्यू रोटामर कहेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पर जैसे 1 डिग्री चेंज हुआ तो आपको एक नया अरेंजमेंट मिला, ये एक नया कन्फर्मर मिल गया। चलो ऐसा करते हैं, अगर 1 डिग्री और घूम जाए तो फिर एक नया अरेंजमेंट मिल जाएगा, 1 डिग्री और घूम जाए तो फिर एक नया अरेंजमेंट मिल जाएगा, 10 डिग्री घूम जाए तो और नया अरेंजमेंट मिलेगा, 30 डिग्री घूम जाए तो और नया अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब फिर तो हम कह सकते हैं कि हर एक न्यू एंगल पर आपको एक न्यू अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि हर रोटेशन पर फ्रंट वाले हाइड्रोजन का बैक साइड वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज होता जा रहा है, और चेंज होता जा रहा है तो हर एक नया अरेंजमेंट, हर एक नया मिलने वाला अरेंजमेंट क्या होगा? कन्फर्मर होगा। तो ऐसे तो फिर आप सोचिए कि ये रोटेशन तो 0 से 360 के बीच में कंप्लीटली फ्री है ना। क्या मैं कह सकता हूं ये रोटेशन तो 0 से 360 डिग्री के बीच में कंप्लीटली फ्री है? तो मुझे आप बता सकते हैं फिर तो इस तरह से अगर रोटेशन से, हर बार रोटेशन से अगर मुझे एक नया अरेंजमेंट मिला तो 0 से 360 के बीच में ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 0 से 360 के बीच में ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे? देखो, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसे 360 अरेंजमेंट बनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्या सोचता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे एक एक डिग्री वो बढ़ाता जा रहा है, तो उसने सोचा 360 डिग्री एंगल तो 360 डिग्री और 360 अरेंजमेंट बनेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यू हैव रोटेशन इज टू बी कंसीडर्ड बाय ओनली 1 डिग्री। ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये रोटेशन तो 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.37 भी हो सकता है। तो मुझे तो बस आप इतना बताओ 0 से 360 के बीच में कितने एंगल्स हो सकते हैं? आंसर है इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं तो एवरी न्यू एंगल विल प्रोड्यूस अ न्यू अरेंजमेंट। सो इफ द नंबर ऑफ angles between 0 to 360 is infinite, the number of arrangement will be infinite, so number of conformers will be infinite. क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये infinite conformers हो सकते हैं, तभी तो हम कहते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं। देखो, a molecule which can show conformational isomerism has infinite conformers, क्योंकि every new angle will produce a new arrangement and every new arrangement will be called isomer, स्टीरियो आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मर।
तो ऐसे तो 0 से 360 के बीच में, क्योंकि इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इसलिए नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होंगे। क्या पॉइंट समझ में आ गया? और क्या मैं कह सकता हूं ये कन्फर्मर्स तो इंटरकन्वर्टिबल होंगे। एक बात सोचिए, मैंने कहा ये एक इथेन मॉलिक्यूल मेरे पास है, रोटेशन तो फ्री है ना, C1 C2 के बीच में रोटेशन फ्री है, रूम टेम्परेचर पर इटसेल्फ रोटेशन है। तो जैसे ही रोटेशन हुआ एक नया अरेंजमेंट मिला, और अगर ये वापस उसी एंगल से रिवर्स रोटेट हो जाए, मान लेते हैं ये 30 डिग्री रोटेट हुआ तो एक नया अरेंजमेंट मिला, और अगर ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो वापस आपको प्रीवियस अरेंजमेंट मिल जाएगा। मतलब दीज कन्फर्मर्स आर इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। और ये रीजन है, ध्यान देना, ये रीजन हम बात करते हैं कि ड्यू टू फ्री रोटेशन अ मॉलिक्यूल हैज सेवरल टेम्परेरी 3D अरेंजमेंट्स। हमने टेम्परेरी वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज these conformers are interconvertible at room temperature। रोटेशन फ्री है तो एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं itself, इसीलिए हम इनको बोलते हैं टेम्परेरी कन्फर्मर्स। आ रही बात समझ में? अब आप ध्यान देना, तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर होगा, द आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू फ्री रोटेशन। ड्यू टू फ्री रोटेशन अ मॉलिक्यूल हैज सेवरल टेम्परेरी 3D अरेंजमेंट्स। ये जो फ्री रोटेशन है इसीलिए तो आपको क्या ये 3D अरेंजमेंट्स आपको मिलते जा रहे हैं। दीज आर सेवरल टेम्परेरी 3D अरेंजमेंट्स, इनफैक्ट इनफाइनाइट टेम्परेरी 3D अरेंजमेंट्स। और ये रीजन हम बात करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो उसके लिए इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल होंगे। अब एक बात सोचिए, हम आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं, हम एक कंपाउंड के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुझे इथेन मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स को स्टडी करना है, आप सोचिएगा, अगर मुझे इथेन मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स को स्टडी करना है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं इसके 1 by 1 मॉलिक्यूल को, 1 by 1 आइसोमर को इंडिविजुअली स्टडी कर पाऊं? क्या पॉसिबल होगा कि मैं इथेन के एक एक आइसोमर को इंडिविजुअली स्टडी कर पाऊं? आंसर है नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट आइसोमर्स हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स है ना। हमने कहा अगर मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो उसके लिए इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल होंगे, और अगर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इन इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को इंडिविजुअली स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ये रीजन है कि कन्फर्मर्स को हम 1 by 1 कन्फर्मर स्टडी नहीं करते हैं, इंडिविजुअली कन्फर्मर स्टडी नहीं करते हैं, हम कन्फर्मर्स को कैटेगरी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ कन्फर्मर्स की बात करूं तो वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन अगर मैं एक कंपाउंड के कन्फर्मर्स की कैटेगरीज की बात करूं तो वो इनफाइनाइट नहीं है, वो लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो उनको हम प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं। ये रीजन है देखो कि एक मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स को हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते हैं, कैटेगरी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हम एक कंपाउंड के कन्फर्मर्स को स्टडी कर पाए उसके लिए हमें उसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा, कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि कैटेगरी बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ऐसे तो फिर हम इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को कब तक स्टडी करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्फर्मर्स को कैटेगरी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। ये रीजन है कि अगर एक कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो हम उसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन है कैटेगरी में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैटेगरी में डिवाइड करने का बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पर हम कैटेगराइजेशन करेंगे? तो ध्यान देना, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ अ कंपाउंड, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ अ कंपाउंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। हम कन्फर्मर्स को कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर करेंगे। तभी तो मैंने आपको ये कहा कि कन्फर्मर्स की जो स्टेबिलिटी है, तभी तो पॉइंट नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन्स, जिसमें मैंने आपको 2 स्ट्रेन को डिटेल में एक्सप्लेन किया, एक तो स्टेरिक स्ट्रेन और दूसरा एंगल्स टॉर्सनल स्ट्रेन। ये समझ में आ रहा है? स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं हमें अगर ईथेन के कन्फर्मर्स को स्टडी करना है तो उसके लिए तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हैं। अब एक एक कन्फर्मर को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने कहा हम क्या करेंगे,
इथेन के कन्फर्मर्स को कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे और कैटेगरी में डिवाइड करने का बेसिस क्या होगा, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, एसएस एंड टीएस। आया समझ में? चलिए फिर ऐसा करते हैं, इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सुनिए इस बात को, ये हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल है और अब मैं इस इथेन मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान देना, दिस इज C1 कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स। ये इथेन मॉलिक्यूल का एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है। और अब आप ध्यान देना, दिस इज सपोज C2 कार्बन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल विद 3 हाइड्रोजन्स और ये C1 C2 कार्बन आपस में बॉन्डेड है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है मॉलिक्यूल आपको? ध्यान देना, ये यहाँ पर C2 कार्बन है, ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स है और ये C1 कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स है और ये दोनों कार्बन आपस में इस तरह से बॉन्डेड है। और अब मैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ये ले रहा हूँ कि फ्रंट वाले कार्बन जो C2 कार्बन है उसके जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन्स को ओवरलैप कर रहे हैं। ये इनिशियल कंडीशन है। और अब आप सोचिए, जैसे ही यहां पर रोटेशन होगा, क्या मैं रोटेशन से कह सकता हूं फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन्स का बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज होगा। और इसी बेसिस पर हमने कहा कि एवरी न्यू अरेंजमेंट विल बी अ न्यू कन्फर्मर एंड सिंस number of angles between 0 to 360 can be infinite angles, so we can have infinite conformers or you can say infinite arrangements। और क्योंकि infinite arrangements को individually study करना possible नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हम इन arrangements को, हम इन conformers को क्या करेंगे, categories में divide कर देंगे। और categories में divide करने का basis क्या होगा, stability। अब मुझे आप बताओ, इन conformers को मैं stability compare कैसे करूं? तो क्या मैं कह सकता हूं फ्री रोटेशन की वजह से, क्योंकि फ्री रोटेशन की वजह से इन मॉलिक्यूल में, क्योंकि फ्री रोटेशन की वजह से मॉलिक्यूल में क्या होगा, एसएस और टीएस में चेंज आएगा। और अगर एसएस टीएस में चेंज आएगा तो स्टेबिलिटी में भी चेंज आएगा और स्टेबिलिटी में चेंज आएगा तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम कन्फर्मर्स को कैटेगराइज कर देंगे। और अब आप ध्यान देना, हम इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और क्योंकि कैटेगराइजेशन का बेसिस स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स हैं, तो इन 3 कैटेगरीज में ध्यान देना, जो मैं इथेन के 3 कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, इन 3 कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज तो हमारे पास होंगी एक्सट्रीम कैटेगरीज। एक्सट्रीम कैटेगरीज का मतलब समझ में आ रहा है? एक तो वो कैटेगरी जिसमें कन्फर्मर की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और एक वो कैटेगरी जिसमें कन्फर्मर की स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को, इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगराइजेशन का बेसिस स्टेबिलिटी होगा और स्टेबिलिटी कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, एसएस एंड टीएस। क्योंकि फ्री रोटेशन की वजह से हम कहते हैं बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस में चेंज आएगा और यूनिट्स के डिस्टेंस में भी चेंज आएगा और डिस्टेंस में अगर चेंज आएगा तो एसएस और टीएस में चेंज आएगा। और अगर स्ट्रेन में चेंज आएगा तो स्ट्रेन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम क्या करेंगे, इथेन की 3 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज तो हम रखेंगे एक्सट्रीम कैटेगरीज। एक तो वो कैटेगरी जिसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो और एक वो कैटेगरी जिसमें स्टेबिलिटी मिनिमम हो और एक थर्ड कैटेगरी बनाएंगे जिसमें स्टेबिलिटी इन बिटवीन हो, बीच में कोई भी। एक तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला कन्फर्मर एक कैटेगरी, मिनिमम स्टेबिलिटी वाला कन्फर्मर दूसरी कैटेगरी और एक इन बिटवीन स्टेबिलिटी वाले सारे कन्फर्मर्स वो थर्ड कैटेगरी। तो इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट कन्फर्मर्स की, इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स की 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। और कभी भी अगर हम कन्फर्मर्स की बात करेंगे
तो इंडिविजुअल कंफर्मर की बात ना करके क्या करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे, क्योंकि कैटेगरीज तो लिमिटेड हैं 3, लेकिन अगर मैं कंफर्मर की बात करूंगा तो ऐसे तो इनफाइनाइट कंफर्मर्स हैं, कहां तक हम उनको स्टडी करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं आपको 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज बताता हूं, ईथेन के कंफर्मर्स की 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज बताता हूं। वो 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज कौन सी, एक तो मोस्ट स्टेबल कैटेगरी और एक वो कैटेगरी कंफर्मर्स की जिसमें स्टेबिलिटी मिनिमम है। और ये कैसे डिसाइड होगा, एसएस और टीएस से। एसएस और टीएस अगर मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, और एसएस और टीएस अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। चलिए चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ली जाए जिसमें फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को अगर ओवरलैप कर रहे हैं, ध्यान देना, फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन अगर बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं, ओवरलैपिंग कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन्स विल बी मिनिमम। C2 कार्बन का एक हाइड्रोजन लो, और अगर ये हाइड्रोजन बैक साइड वाले हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है तो इन हाइड्रोजन्स के बीच में आप कह सकते हैं डिस्टेंस मिनिमम होगी। ऐसे इन 2 हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी, और ऐसे ही इन 2 हाइड्रोजन के बीच में भी डिस्टेंस मिनिमम होगी। और क्या मैं कह सकता हूं, ओवरलैपिंग कंडीशन में ये बॉन्ड बैक साइड वाले बॉन्ड को ओवरलैप कर रहा है तो दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी डिस्टेंस मिनिमम होगी। और डिस्टेंस अगर मिनिमम होगी तो फिर एसएस और टीएस मैक्सिमम होंगे, मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कंफर्मर की जो स्टेबिलिटी होगी वो मिनिमम होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए ऐसा करते हैं, अब मैं इसका रोटेशन कंसीडर कर रहा हूं, और रोटेशन कंसीडर करते हुए क्या मैं कह सकता हूं, जैसे ही यहां पर रोटेशन होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन्स विल इंक्रीज एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्ड्स विल इंक्रीज। दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी और दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी। और हाइड्रोजन्स के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी मतलब एसएस, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन्स के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी मतलब एसएस कम हो जाएगा, और बॉन्ड्स के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी मतलब टीएस कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस केस में बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो कि जैसे ये रोटेशन होगा ऑन दिस फ्री रोटेशन distance between 2 hydrogens is increasing, distance between 2 bonds is increasing, so SS and TS will decrease, और SS और TS अगर डिक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब आप ऐसा करें, मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूं और आपको मुझे वहां पर पॉज कर देना है, स्टॉप कर देना है जहां पर आपको लगता है कि 2 यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुकी है और 2 बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुकी है, वहां पर आपको मुझे रोक देना है। चलिए, अभी ओवरलैपिंग कंडीशन है, फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैपिंग कंडीशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया डिस्टेंसेस मिनिमम होंगी, और डिस्टेंसेस अगर मिनिमम होंगी तो एसएस और टीएस मैक्सिमम होंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, मैं यहां से रोटेशन स्टार्ट कर रहा हूं और आपको मुझे वहां पर स्टॉप कर देना है जहां पर आपको यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम मिले, बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम मिले। स्टॉप। यस, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर मुझे रुकना होगा, क्योंकि अब आप देखो इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन, ध्यान देना, इसका अपीयरेंस कैसा दिख रहा होगा आपको, ये हाइड्रोजन आपको इन 2 हाइड्रोजन के बीच में नजर आ रहा होगा। इस हाइड्रोजन का अपीयरेंस कैसा होगा, ये इन 2 हाइड्रोजन के इन बिटवीन आपको नजर आ रहा होगा। जो ग्रीन वाला हाइड्रोजन है वो इन 2 हाइड्रोजन के बीच में नजर आएगा, और जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है वो इन 2 हाइड्रोजन के बीच में नजर आएगा। क्या मैं कह सकता हूं इस कंडीशन में जब यहां पर ऐसा करते हैं, बाकी तो हाइड्रोजन आप अज्यूम कर लो, मैं एक हाइड्रोजन लेकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इनिशियल कंडीशन है जिसमें हमने कहा कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है। जैसे ही यहां पर ये रोटेशन होगा, और रोटेशन में जब ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के इन बिटवीन हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं उस केस में दोनों यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और 2 बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब आप देखो, मैंने कहा कि इस केस में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अगर इसका फर्दर रोटेशन लिया जाए, तो क्या ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से अवे मूव नहीं कर रहा है? क्या दूर नहीं जा रहा है? क्या यस, ये दूर जा रहा है। ध्यान देना, ऑल्दो ऑन फर्दर रोटेशन दिस हाइड्रोजन इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, बट इट विल कम क्लोज टू दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इससे तो दूर जा रहा है लेकिन इसके तो क्लोज आ रहे हैं ना, और अगर इसके क्लोज आ रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। हमें तो कोई भी 2 यूनिट के बीच में रिपल्शन मिनिमम की बात करनी है, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो वो ये वाली कंडीशन होगी
जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड ऑल्सो एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, दोनों से इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम है। इससे अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो ये इसके क्लोज आएगा, और इससे अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो ये इसके क्लोज जाएगा, और अगर क्लोज जाएगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम रिपल्शन वाली कंडीशन कब आएगी, मिनिमम रिपल्शन वाली कंडीशन कब आएगी, जब इन दोनों हाइड्रोजन के एग्जैक्टली बीच में ये हाइड्रोजन होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और इस कंडीशन में आप कह सकते हैं डिस्टेंसेस आर मैक्सिमम, एंड डिस्टेंसेस आर मैक्सिमम, रिपल्शन विल बी मिनिमम। और रिपल्शन अगर मिनिमम होगा तो एसएस और टीएस मिनिमम होंगे, और एसएस और टीएस अगर मिनिमम होंगे तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? सुनिए, तो देखो इस ओवरलैपिंग कंडीशन में मैंने फिर से इनिशियल कंडीशन ली है, जब फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं, उस केस में हमने कहा डिस्टेंसेस आर मिनिमम, एंड इफ डिस्टेंसेस आर मिनिमम एसएस एंड टीएस आर मैक्सिमम, एंड इफ एसएस एंड टीएस आर मैक्सिमम स्टेबिलिटी विल बी मिनिमम। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर मैं ये कंडीशन ले लूं, अगर मैं ये कंडीशन ले लूं जिसमें ये हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन के एग्जैक्टली इन बिटवीन है, ये हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन के इन बिटवीन है, और ये हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन के इन बिटवीन है, इस कंडीशन में हमने कहा एसएस एंड टीएस आर मिनिमम सिंस डिस्टेंसेस आर मैक्सिमम। तो एसएस और टीएस अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशन हमारे पास हो गई। ध्यान देना, ये दो एक्सट्रीम कंडीशन हमारे पास है, जिसमें हम कह सकते हैं इस कंडीशन में इथेन के कन्फर्मर की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और इस कंडीशन में इथेन के कन्फर्मर की स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, देखो ये तो हमारे पास दो एक्सट्रीम कंडीशन है, ये तो हमारे पास दो एक्सट्रीम कंडीशन है, जिसमें हमने कहा कि अगर ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन बैक साइड वाले हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है तो दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, मतलब एसएस और टीएस मैक्सिमम होंगे, स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। और इस कंडीशन में जब हाइड्रोजन इन दोनों के इन बिटवीन होगा तो आप कह सकते हैं इस हाइड्रोजन की दोनों हाइड्रोजन से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो एसएस और टीएस मिनिमम होंगे, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मतलब आप कह सकते हैं रेड वाली कंडीशन में तो हमें कन्फर्मर की स्टेबिलिटी मिनिमम मिलेगी, और ग्रीन वाली कंडीशन में हमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। और क्या मैं कह सकता हूं इन बिटवीन, इन बिटवीन इनके बीच में जितने भी सारे केसेस मिलेंगे, ये इन बिटवीन जितने भी कन्फर्मर्स होंगे, क्या मैं कह सकता हूं इन कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी रेड वाले कन्फर्मर से तो ज्यादा होगी, बट ग्रीन वाले कन्फर्मर से कम होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, इस केस में स्टेबिलिटी मिनिमम है, इस केस में स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और इन बिटवीन जितने भी कन्फर्मर्स होंगे, क्योंकि ये तो फ्री रोटेशन से कन्फर्मर बन रहे हैं ना, तो जब यहां पर कंडीशन है इस केस में इथेन की कन्फर्मर की स्टेबिलिटी मिनिमम है, जैसे ही रोटेशन हुआ स्टेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि रोटेशन से क्या है, दीस हाइड्रोजन्स आर द हाइड्रोजन इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, द बॉन्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस बॉन्ड, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और इस जगह पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि फर्दर रोटेशन से क्या होगा, अब ये इनके क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको कन्फर्मर्स की 3 कैटेगरीज बताई है इथेन के लिए। एक तो वो कैटेगरी जिसमें स्टेबिलिटी मिनिमम है, कौन सी कैटेगरी समझ में आ रहा है? किस कंडीशन में? इस वाली कंडीशन। एक वो कैटेगरी जब स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, किस कंडीशन में? जब हाइड्रोजन बैक साइड वाले 2 हाइड्रोजन के इन बिटवीन हो, और एक वो कैटेगरी जिसमें स्टेबिलिटी इन बिटवीन हो। इन बिटवीन समझ में आ रहा है कौन सा? इस रेड और ग्रीन के बीच में ये सारे केसेस, रेड और ग्रीन के बीच में जितने ये सारे केसेस होंगे, उन सबकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इन बिटवीन हो जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आया? अब आप ध्यान देना, इथेन कन्फर्मर्स की वो कैटेगरी, इथेन कन्फर्मर्स की वो कैटेगरी जहां पर स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, दैट कैटेगरी इज नॉन एज इक्लिप्स्ड कैटेगरी, एंड द कैटेगरी ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ इथेन with maximum stability is called staggered category। और थर्ड वो कैटेगरी जहां पर कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी इन बिटवीन है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू। तो देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ इथेन: इक्लिप्स्ड मिनिमम स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड मैक्सिमम स्टेबिलिटी,
and skew, the stability will be in between. क्या बात समझ में आ रही है? मतलब इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये जो कन्फर्मर होगा वो किस कैटेगरी का होगा? मिनिमम स्टेबल कैटेगरी, जिसका नाम हमने दिया है एक्लिप्स्ड। जो ग्रीन वाला कन्फर्मर होगा वो किस कैटेगरी का होगा? मोस्ट स्टेबल कैटेगरी, जिसको हम नाम देते हैं स्टैगर्ड। और जो ब्लू वाले कन्फर्मर्स होंगे इन बिटवीन, ये सारे, ये किस कैटेगरी के होंगे? ये स्क्यू कैटेगरी के होंगे, जिनकी स्टेबिलिटी एक्लिप्स से तो ज्यादा होगी बट स्टैगर्ड से कम होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये जो कैटेगरी मेरे पास है, समझना इस बात को, ये जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है कन्फर्मर की? एक्लिप्स्ड, मिनिमम स्टेबिलिटी। और जैसे ही यहां पर रोटेशन स्टार्ट हुआ, ये सब हमें क्या मिलेंगे? स्क्यू कैटेगरी। और यहां पर हमें कौन सी कैटेगरी मिलेगी? स्टैगर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इसका फर्दर रोटेशन लूं तो क्या मैं कह सकता हूं फर्दर रोटेशन से वापस कौन सी कैटेगरी आएगी? स्क्यू। स्क्यू 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 स्क्यू, एंड दिस कैटेगरी विल बी एक्लिप्स्ड, मिनिमम स्टेबिलिटी। फिर अगर आप इसको घुमाना स्टार्ट करोगे तो स्क्यू 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 स्टैगर्ड। फिर अगर हम घुमाएंगे तो स्क्यू 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 एक्लिप्स्ड, एंड देन ऑन फर्दर रोटेशन स्क्यू 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 स्टैगर्ड, एंड ऑन फर्दर रोटेशन स्क्यू 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 एक्लिप्स्ड। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम ईथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक्लिप्स कैटेगरी, मिनिमम स्टेबिलिटी; स्टैगर्ड कैटेगरी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी; एंड स्क्यू कैटेगरी, इन विच स्टेबिलिटी विल बी इन बिटवीन। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एंगल के रिस्पेक्ट में रिलेट करके बताता हूं कि किस एंगल से, मतलब किस एंगल से रोटेशन हो कि हमें एक्लिप्स कैटेगरी मिले, किस एंगल से रोटेशन हो कि हमें स्टैगर्ड कैटेगरी मिले, और किस एंगल पर हमें स्क्यू कैटेगरी मिलेगी। क्योंकि हमने कहा कि जैसे ही रोटेशन होगा, ऑन रोटेशन बाय एनी एंगल यू विल गेट अ न्यू कन्फर्मर, अ न्यू अरेंजमेंट। तो हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से एंगल्स पर हमें क्या क्या कैटेगरी मिलती है। अब एंगल्स के साथ में हम इसको रिलेट करके डिस्कस करेंगे, एक्लिप्स कैटेगरी को, स्टैगर्ड कैटेगरी को और स्क्यू कैटेगरी को। क्लियर हो रही बात है? तो थोड़ा सा आइडिया समझ में आया कि जो ईथेन के कन्फर्मर्स हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को, हम उनको कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अदरवाइज 1 बाय 1 इंडिविजुअल आइसोमर को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या होगा? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करेंगे? एसएस और ईएस के बेसिस पर। और इस तरह से हम ईथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। लीस्ट स्टेबल कैटेगरी एक्लिप्स्ड, मोस्ट स्टेबल कैटेगरी staggered, and in between, stability in between, that will be skew. So we have 3 category of conformers of ethane: eclipsed, skew and staggered. एंगल से इसको रिलेट करके वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। बाकी ये एक जनरल आइडिया आपको समझ में आया कन्फर्मर्स का। दिस इज अबाउट द बेसिक्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।